हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हम 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे ये तीसरे नंबर का है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने या जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, आप लोग टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विटामिन सी एक है, यानी विटामिन सी क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीजन है, एंटीवायरस है या फिर एक एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है, अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट पहले चलते हैं जो इसका राइट वन ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट ये होते क्या हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन काम होता है या मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। जो आपकी सेल्स होती हैं यानी कि कोशिका, तो ये कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं या कह सकते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब ये कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं, तो किस चीज से बचाते हैं कोशिकाओं को नष्ट होने से? तो वो पर्टिकुलर जो होता है वो होता है मूल कण, यानी कि मुक्त कण, यानी कि फ्री रेडिकल्स। यानी कि मुक्त कण। ये मुक्त कण क्या होते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी डिजीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हृदय रोगों के लिए, हृदय रोग के लिए और डायबिटीज के लिए, और कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां होती हैं, डेंजरस कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो होगा एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन जाते हैं कि विटामिन सी, तो अगर मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूं, यानी कि इसका केमिकल नेम, वो क्या होता है? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग बनता है, कमी से जो रोग बनता है वो बनता है स्कर्वी। कौन सा रोग बनता है? स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे कि आपके संतरे होते हैं, है ना, उस तरीके से जो खट्टे फल होते हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके रेस्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है एंटीजन, है ना। एंटीजन के साथ हम एक शब्द हमेशा सुनते हैं, वो होता है एंटीबॉडी, है ना। 2 वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, एंटीजन, और एक यूज होता है एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखिए एंटीजन जो होते हैं ये काम करते हैं बेसिकली शरीर में एंटीबॉडीज को बनने के लिए, उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, इनकी एंटीजन का जो मेन काम होता है बॉडी में, एंटीबॉडीज को बनाने का काम होता है, उनको उत्प्रेरित करने का काम होता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं।
अगर मैं एंटीजन की बात करूं, एंटीजन, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंटीजन ए और होता है एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये कहाँ पर बनते हैं या कहाँ मिलते हैं? एंटीजन जो होते हैं ये मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ मिलते हैं ये, कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो अगर प्रोटीन की बात होगी तो ये बने होते हैं ग्लाइको प्रोटीन के। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के। अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जिसे सीरम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं? ये शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि प्योर प्रोटीन के बने होते हैं, शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी और बी। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा में, जिसे सीरम बोला जाता है। ये शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी और बी। एंटीजन भी ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये भी दो प्रकार के होते हैं और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ग्लाइको प्रोटीन के। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये जीव जंतुओं को किससे लड़ने में मदद करते हैं? जीवाणुओं से, जीवाणुओं के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैलियां यानी कि सुसाइडल बैग्स, या फिर इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है, यानी कि पाचन थैली, पाचन थैली। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीसोम, या फिर ऑप्शन डी तारक केंद्र। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बनेगा कोशिका की आत्मघाती थैलियां बोला जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम का बेसिकली कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पाचन करना। लेकिन कई बार ये लाइसोसोम क्या करता है कि खुद की जो इसकी कोशिका होती हैं, खुद की कोशिका का क्या कर देता है? ये पाचन कर लेता है। खुद की कोशिका का जब ये पाचन कर लेता है तब क्या बनता है? तब क्या होता है? कोशिका का क्या हो जाता है? आत्मघाती, कोशिका नष्ट हो जाती है, उसे कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैलियां, यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी पेरोक्सीसोम की, ये क्या होते हैं? तो देखिए पेरोक्सीसोम जो होते हैं ये पौधों में, पेरोक्सीसोम जो होते हैं ये पौधों में जो प्रकाशीय श्वसन होता है, प्रकाशीय श्वसन यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। किसमें? कौन लेते हैं? पेरोक्सीसोम पौधों में प्रकाशीय श्वसन में भाग लेते हैं। और इनका दूसरा काम होता है कोशिका में H2O2 का निर्माण। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
का उत्पादन करते हैं। किसमें? कोशिका में। कौन करते हैं? पेरोक्सीसोम। ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम, इनका काम क्या होता है? अगर मैं ग्लाइऑक्सीसोम की बात करूं तो ग्लाइऑक्सीसोम का कार्य होता है ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में भाग लेना। ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम। अब बचता है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, तारक केंद्र। ये क्या होते हैं? तो थोड़ा सा डिस्कशन तारक केंद्र के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए, तारक केंद्र क्या होता है? ये एक बेलनाकार कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? बेलनाकार कोशिकांग होते हैं, जो कि पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। क्या? तारक केंद्र। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। जो तारक केंद्र यानी बेलनाकार कोशिकांग हैं, ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है। हमने बोला था कोशिका की आत्मघाती थैलियां, सुसाइडल बैग्स, या फिर जिन्हें डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जाना जाता है, पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है, वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फास्ट फूड प्राय बसा और किससे भरपूर होते हैं? जो फास्ट फूड होते हैं, जो आप बेसिकली खाते हैं मार्केट में, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें खाते हैं ना बाहर की, ये सब क्या है? फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में एक तो बसा होता है ना, फैट होता है, और किस चीज़ से भरपूर होते हैं? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोषक तत्व, या फिर ऑप्शन डी होगा अपूरित कैलोरी। देखिए, जितनी भी बाहर की खाने पीने की चीज़ होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आप खाते हैं फास्ट फूड, ये सब क्या है? ये बसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होती हैं। कैलोरीज का बेसिकली कोई बैलेंस नहीं होता, सब अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड किससे हो गए? बसा और अपूरित कैलोरीज से। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं पेपर में। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होने चाहिए। पोषक तत्व बेसिकली छह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, बसा, लवण और जल। कितने हो गए? 6 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, बसा, लवण और जल। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो गया अपूरित कैलोरीज। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूरित कैलोरीज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? आपसे पूछा है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी मछली, या फिर ऑप्शन डी होगा दूध। तो देखिए, प्रोटीन की बात होगी तो मांस, मछली और दूध, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। लेकिन ये जो नींबू है, ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है ना। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल। ठीक है, तो विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। ठीक है, जबकि प्रोटीन मांस, मछली और
दूध में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन होगा नींबू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? किसकी बात हो रही है? रॉबर्ट हुक की। ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन ए है ईंट, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन सी स्टाल, या फिर ऑप्शन डी है कोशिका। तो देखिए, कोशिका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे। तो देखिए, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने बात की थी कोशिका के ही बारे में। तो कोशिका कब खोजा था इन्होंने? 1665 में, यानी कि 1665 में। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जीवित कोशिका के बारे में किसने खोजा था? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की बात होगी तो इसका आएगा ल्यूबेनहॉक। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ल्यूबेनहॉक। ठीक है, अब कोशिका के बारे में बात की रॉबर्ट हुक ने, कब की? 1665 में की। जीवित कोशिका के बारे में बात की थी ल्यूबेनहॉक ने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एक और हम टर्म डिस्कस कर लेते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीजें डिस्कस कर ली। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, कब बताया? 1665 में। जीवित कोशिका के बारे में बताया ल्यूबेनहॉक ने। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। रॉबर्ट हुक ने जिस शब्द को गढ़ा था वो था कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि एक उपकरण जो एक परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, परिपथ में धारा के बारे में बात हो रही है। तो परिपथ में धारा की बात होगी तो उसका होता है एमीटर, यानी एमीटर से हम परिपथ में धारा को मापते हैं। अगर मैं बात करूं इसके रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शन की, यानी ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करता है? ये मापता है वाहनों में दूरी मापने के काम। वाहनों में दूरी मापने के काम में आता है। जैसे कि आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, मान लीजिए बाइक यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, तो उस वाहन ने अब तक कितनी दूरी तय कर ली है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कितनी भी हो सकती है, वो बताता है ऑडोमीटर, यानी उस वाहन ने कितनी दूरी तय की है। स्पीडोमीटर क्या होता है? ये वाहनों की गति, वाहनों की गति। जैसे कि आप बाइक या स्कूटी ड्राइव करते हैं तो 20 की स्पीड से जा रहे हैं, 40 के से जा रहे हैं, 80, ये सब क्या है? ये स्पीड है, गति है। तो उसको मापने का काम कौन करता है? स्पीडोमीटर। अगर मैं बात करूं हाइग्रोमीटर की, हाइग्रोमीटर, देखिए 2 टर्म यूज होते हैं, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हाइग्रोमीटर जो होता है ये मापता है वायु में आर्द्रता, वायु में आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी मापता है। अगर एक और यूज होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये क्या मेजर करता है? तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये क्या मापता है? लिक्विड में डेंसिटी। ये लिक्विड की डेंसिटी, यानी कि घनत्व को आप याद भी कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोमीटर, ड्रो से आप डेंसिटी को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हाइग्रोमीटर जो होता है वायु में आर्द्रता और हाइड्रोमीटर होता है लिक्विड में डेंसिटी मेजर करने के लिए। तो इसका था परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, सिरके का यूज किया जाता है ना, खाने पीने में यूज किया जाता है। सिरके का यूज किस लिए करते हैं? स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, टेस्ट इनहेंस करने के लिए किया जाता है, और आप अचार वगैरह में भी यूज करते हैं ताकि उसकी लाइफ जो है और अच्छी, उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ सके। तो देखिए सिरके में उपस्थित एक अम्ल होता है, उस अम्ल का जो रासायनिक नाम है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल। अब इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूला देकर भी पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला किसका है। तो जब भी एसिटिक एसिड की बात होगी, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, जो कि सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है। अगर मैं नाइट्रिक अम्ल की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HNO3। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। देखिए एक और ऑप्शन है आपके पास, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फॉर्मिक अम्ल को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है मैथेनोइक एसिड या फिर मैथेनोइक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? देखो कई बार चींटी वगैरह काट लेते हैं ना, इंसेक्ट काट लेते हैं, तो चींटी के डंक में स्पेशली मेंशन किया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में ये एसिड होता है। जब चींटी काट लेती है तो हमारी बॉडी में ये मैथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें फॉर्मिक एसिड के फॉर्मूले की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, HCOOH। किसका? फॉर्मिक अम्ल का, ये फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मूला है HCOOH। एक और है आपके पास मेलोनिक अम्ल। ये क्या होता है? देखिए मेलोनिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला हम पहले बात कर लेते हैं, C3H4O4। इसका यूज किया जाता है बेसिकली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर। ठीक है, तो आपको सबके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। आप यहाँ से एक एक ऑप्शन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है कैरोसिन, ऑप्शन बी चीनी का घोल, ऑप्शन सी दूध, या फिर ऑप्शन डी जल। देखिए सोडियम, सोडियम क्या है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम, सोडियम है ना, ये क्या है? सब सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं। इनको कभी भी हम ओपनली नेचर में नहीं रख सकते, इनको हमेशा कैरोसिन के ऑयल में डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुले वातावरण में रहेंगी तो ये हवा के संपर्क में आकर क्या करेंगी? अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है किसको? सोडियम को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक यानी कि मोस्ट कंडक्टिव मेटल कौन सी है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी है लोहा। तो देखिए सोडियम क्या है? ये तो भी हमने बात की कि मोस्ट रिएक्टिव है ना, सर्वाधिक क्या करती है? अभिक्रिया करती है। सोना, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो धातु जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है वो होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। अब चांदी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि चांदी को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। Ag क्यों? क्योंकि ये एक वर्ड है अर्जेंटिनम, उससे आया है चांदी, Ag। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। अच्छा, ये सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक क्यों होती है चांदी? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है क्योंकि इसके बाहरी कोश में, बाहरी
कोश में क्या होता है, सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो ऊष्मा के हस्तांतरण में सहायक होते हैं। ठीक है, हस्तांतरण में सहायक होते हैं, इसीलिए चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। कौन? चांदी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। अच्छा, सोने की बात करें, है ना, सोने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Au से। क्यों? औरम, है ना, औरम से लिया गया है Au। ठीक है। अच्छा, इस धातु की जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो दो हैं। एक तो देखिए मोस्ट मेलेबल धातु है और दूसरी मोस्ट डक्टाइल धातु है। अब मेलेबल और डक्टाइल क्या होते हैं, यानी कि मेलेबल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आघात वर्धनीयता। मेलेबल यानी आघात वर्धनीयता, और डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है, जब किसी धातु को हम पीट कर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पतली पतली चादरों के रूप में। ठीक है, ये होता है पतली चादरों के रूप में बदलना। किसको? धातु को पतली चादरों में बदलना, ये होता है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये होता है मेटल को पतले पतले तारों के रूप में, मेटल को तारों में बदलना। ये स्टार वाले तारे नहीं हैं, ये हैं आपकी वायर्स। ठीक है, वायर्स, तारों में बदलना। तो ये सोने की ही दो प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें मोस्ट मेलेबल प्रॉपर्टी भी होती है और मोस्ट डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा, इसको एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है, जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होती है? NaHCO3। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो देखिए बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, और इसी को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है Na2CO3। Na2CO3। देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। ठीक है, और अगर मैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसे आप POP के नाम से भी जानते हैं। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? POP का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आजकल तो टॉयज़ वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और आपके जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, और तब तक टीचर्स मंत्र ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और 5 बजे आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो उसमें लाइव जुड़ना ना भूलें।
मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।